फिजिकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा आज का जो चैप्टर है वो है लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से बहुत सारी टर्म्स आएंगी जिनको एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको, इन द सेंस कि उसमें स्टेटमेंट्स रहती हैं। आपको बताना पड़ता है कि ये जो लैंडफॉर्म है ये वाकई इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई होती है। तो बहुत सारी लैंडफॉर्म्स होती हैं, हम उन्हें समझेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि लैंडफॉर्म्स कैसे बनती हैं। अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स आप देखेंगे, सवाल ये कैसे बनती है। अलग अलग एजेंट इन्हें बनाते हैं। हम इन्हें जियोमॉर्फिक एजेंट्स कह सकते हैं। ये एजेंट जब इन लैंडफॉर्म्स को शेप देते हैं तो जो प्रोसेस ये फॉलो करते हैं वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। तो डिफरेंट जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे कुछ लैंडफॉर्म्स, कुछ स्थल आकृतियाँ बहते पानी के द्वारा बनाई जाती है, रनिंग वाटर। हाँ, तो आप लोग देखते नहीं हो, क्रिकेट विकेट खेलते हो या वैसे भी कभी घर के बाहर जब बारिश वारिश हुई होती है तो जो मिट्टी रहती है, मिट्टी में से पानी कैसे लहर बना के निकल गया होता है। तो पिछले दिन देखा तो घर के बाहर मिट्टी बराबर की थी, अगले दिन देखा बारिश के बाद उसी बराबर मिट्टी को कई जगह से देखा छोटे छोटे रिवर चैनल बन गए थे, मिट्टी बह गई थी। वो गलीज हैं, इनको कहते हैं गलीज। इन्हें पढ़ोगे आप लैंडफॉर्म्स में, इन्हें गलीज कहते हैं। अब आपके सामने ये किसने बनाया, ये बनाने का काम किसने किया? एक एजेंट ने। ये एजेंट किसके हैं? प्रकृति के। प्रकृति ने अपने एजेंट भर्ती किए हुए हैं ये सब काम करने के लिए, और ये एजेंट था पानी। लेकिन ये बहता पानी था, रनिंग वाटर। इस रनिंग वाटर ने जो यहाँ पे एक्शन किया है ये इरोजन का एक्शन है। मिट्टी को, चट्टानों को एक जगह से काटना, पकड़ना, ले जाना, इरोजन है। क्या कहते हैं अपन? इरोजन। तो जो उसने एक्शन किया वो इरोजन है, जिसने किया वो एजेंट पानी है। पानी बहता है, तो रनिंग वाटर के द्वारा ये हुआ है। पर हर बार ऐसा तो नहीं होता होगा। आपने मिट्टी रखी बाहर एक ढेर बना के, तेज़ हवा आई उसे उड़ा के ले गई। आपने कॉनिकल शेप में रखी थी, तेज़ हवा उड़ा के ले गई, फ्लैट हो गई। आपने आगे कहा ये कैसा लैंडफॉर्म बन गया, फ्लैट टेबल लैंड टाइप। मैं तो कॉनिकल माउंटेन बना के गया था, ये फ्लैट टेबल लैंड प्लेच्यू किसने बना दिया? है कि नहीं? सागर को कुछ कुछ याद आया कॉलेज का। है कुछ, है ना? कुछ तो पढ़ा ही रहे हैं सर। चोटियाँ जिनकी तीखी है ना, समिट्स, पीक्स, तीखी कॉनिकल, चुभने वाली। खड़े रहोगे तो चुभ जाएगी ना, इस पे रह नहीं ना सकते, घर नहीं बना सकते। ये है माउंटेन, हिली। अच्छा बिल्कुल, इसको यहाँ से काटना शुरू करो, हवा से उड़ाओ ये वाले ढेरी, फ्लैट, साइड एकदम स्टीप, टॉप एकदम फ्लैट, टेबल जैसा ही लगता चाय वाले, टेबल लैंड। ये प्लेच्यू होता है। ओके, ऐसे करके स्पेलिंग इसका ना बड़ा कठिन है, कईयों को तो पता ही लगता। हिंदी में पठार कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एजेंट कौन है? विंड। एक्शन किसका हुआ? विंड एक्शन। और हुआ यहाँ पर क्या है? फिर वही इरोजन, विंड इरोजन। हवा आई, मिट्टी के कणों को, रेत के कणों को एक्वायर किया, उड़ा के ले गई और ले जाके यहाँ कहीं जमा कर दिया। सो इस तरह से अलग अलग एजेंट हैं, एक्शन करते हैं और लैंडफॉर्म्स को डेवलप करते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से रनिंग वाटर, विंड, ग्राउंड वाटर, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सभी अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट हैं। जियोमॉर्फिक क्या मतलब? ये देखो, ये पर्वत पृथ्वी पे ही है, जियो, और इसकी रूप बदलेगा, इसका रूप बदलेगा, इसका आप इसको सीधे मॉर्फ से जोड़ो तो अलग अलग रूप, अलग अलग आकृतियां, मॉर्फ, जियो पृथ्वी। तो ये सारी चीज़ों को जिसके तहत पढ़ते हो जियोमॉर्फोलॉजी,
पृथ्वी की सतह पर होने वाली ये सारी चीज़ें, इनके आकार, इनकी शेप, साइज, ये सब चीज़ों को, इनके नेचर, इनको समझना, ये सब जियोमॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है। जियो और मॉर्फ, जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, रूप से जुड़ी हुई चीज़ जो है उसमें शब्द मॉर्फ आ जाएगा। ठीक है, रूप बदल जा रहा है, रूपांतरण हो रहा है, तो मॉर्फोसिस हो जा रहा है, मतलब मेटामॉर्फोसिस। ओके, मेटामॉर्फिज्म। इज दैट क्लियर? सो कुल मिलाकर के जब हम ये पढ़ते हैं कि हम लैंड फॉर्म्स एंड इट्स एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब हम कुछ ऐसे एजेंट हैं जिन एजेंट का एक्शन समझने वाले। वो एजेंट हमने अभी पढ़ा, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, रनिंग वाटर, विंड, सी वेव्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, ये सारे, और इनके एक्शंस जो होंगे खास तौर पर इरोजन, डेपोजिशन, जिनको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के रूप में देखेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? और ये जन्म देंगे नई नई लैंडफॉर्म्स को। हम अभी उन लैंडफॉर्म्स को जानेंगे। इन लैंडफॉर्म्स का ये जो एवोल्यूशन है, जो टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ, लैंडफॉर्म इट्स एंड देयर एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन का मतलब क्या है? इसे एक लिविंग थिंग के साथ जोड़ करके देखो। हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में करने वाले हैं, अभी तो हम शुरुआत में सिर्फ कुछ शब्द समझा रहे हैं। इसे एक लिविंग थिंग से जोड़ के देखो। जैसे लिविंग थिंग शुरुआती तौर पे अपनी यूथ स्टेज में होती है, फिर कुछ समय के बाद मैच्योर स्टेज में आती है, फिर ओल्ड एज में आ जाती है ना, ओल्ड स्टेज। तो एक लिविंग बीइंग या एक लिविंग थिंग अपने ओरिजिन से अपने एंड तक इन स्टेजेस से होके गुजरता है ना, या यूं कहूँ इन फेजेस या इन एजेस से होके गुजरता है। यंग, मैच्योर, ओल्ड, यूथ, मैच्योर, ओल्ड। सेम इसी तरह से लैंडफॉर्म्स की एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि वो भी इन स्टेजेस से होके गुजरती है, द यूथफुल स्टेजेस, द मैच्योर स्टेजेस और द ओल्ड स्टेजेस। इज दैट क्लियर? अब ये किस लैंडफॉर्म के बारे में बताया गया होगा? चलो, या तो ये पूरी अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, पूरी अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में होल लैंडफॉर्म को कंसीडर कर लो आप, उसका यूथ, उसका मैच्योर, उसका स्टेज, या पूरी अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में जो होल लैंडफॉर्म है, उस लैंडफॉर्म में जो कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक लैंडफॉर्म की बात कर लो, उसका यूथ, उसका मैच्योर, उसका ओल्ड एज। ओके, उसका यूथ, उसका मैच्योर और उसका ओल्ड एज। सो ऑल द टाइम ये हो रहा है। पहले पृथ्वी के स्तर पर एक पृथ्वी का जो अपना पूरा कंप्लीट एक लैंडफॉर्म है, द होल सरफेस, द ट्रैक्ट ऑफ द अर्थ, वो यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेजेस से गुजर रहा है, और उस पर बने अलग अलग लैंडफॉर्म्स अपने अपने ओरिजिन के हिसाब से यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज से गुजर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो हर किसी का एक जन्म है लैंडफॉर्म में। अगर हम सब लैंडफॉर्म्स को देखेंगे तो सबका एक जन्म है, सबका एक ओरिजिन है, सब ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन होने के बाद ये स्टेजेस एक्टिवेट होती हैं। ओरिजिन हुआ, एक फेज़ यूथ स्टेज, एक फेज़ मैच्योर स्टेज, अगला फेज़ ओल्ड एज, एंड ख़त्म। यहाँ से शुरू, यहाँ पे ख़त्म, दैट्स ऑल। इस तरह से ये लैंडफॉर्म्स चलते हैं अपने जीवन में। तो जब ये स्टेजेस को फॉलो करते हैं लिविंग बीइंग की तरह, उन फेजेस को फॉलो करते हैं, तो हमें वो स्टेजेस, वो फेजेस पढ़ने हैं। अब पृथ्वी पर मेनली जो एजेंट है ना, जो लैंडफॉर्म्स को जन्म दे रहा है, तकरीबन 60% तक जिसका डोमिनेंस है, वो रनिंग वाटर का है। किसका है? रनिंग वाटर का। तो हम अलग अलग एजेंट के द्वारा विकसित किए गए लैंडफॉर्म्स को तो पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल जो थ्योरीज है ना लैंडफॉर्म एवोल्यूशन की, वो हम जिस रनिंग एजेंट को ध्यान में रख के समझते हैं स्टैंडर्ड मैनर में, जिस एजेंट को ध्यान में रख के हम समझते हैं स्टैंडर्ड मैनर में, वो रनिंग वाटर है। रनिंग वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब रनिंग वाटर के द्वारा अपने एक्शन से कोई लैंड को फॉर्म, शेप, साइज दिया जा रहा है, मतलब लैंड फॉर्म बनाई जा रही है, ये फ्लूवियल प्रोसेस है। इसको कहते हैं फ्लूवियल प्रोसेस। तो ये फ्लूवियल साइकिल हो गया, फ्लूवियल साइकिल ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट।
ठीक है। तो लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट का कौन सा साइकिल? फ्लूवियल। फ्लूवियल वर्ड जब भी आएगा तब हमेशा रनिंग वाटर की बात आ जाएगी। ओके, तो हम मेनली ये जो जितनी टर्म्स आपके सामने लिखी हैं और आगे जो भी सारे समझने वाले हैं वो फ्लूवियल के कॉन्टेक्स्ट में ही समझने वाले हैं, मोटा मोटी उसी के संदर्भ में सब समझेंगे अपन, रनिंग वाटर के द्वारा जो भी लैंडफॉर्म्स बनाई जा रही हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी गुड। तो इसको हम और सिंपल कर दें तो क्या, मेनली ये जो लैंडफॉर्म्स है ना आपके सामने, ये इंटरप्ले हैं, ये आउटकम है दो शक्तियों के बीच के खेल का। इट इज द आउटकम ऑफ इंटरप्ले बिटवीन द टू फोर्सेस, टू प्रोसेसेस। ओके, समझते हैं कैसे? देखो, तो सिंपली हम इनको ऐसे समझ के चलते हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या है ये? देखो, दो तरह की शक्तियां काम करती रहती है हमेशा। एक जो अर्थ है, ये अर्थ के अंदर से जन्म लेके बाहर की ओर लगती हैं, अंदर से आती हैं। अंदर माने एंडो, अर्थ के इंटीरियर में उनका ओरिजिन है कहीं से। तो जेनेसिस, जन्म माने जेनेसिस माने जेनेटिक, है ना। एंडो माने अंदर, अंदर से जन्म लेती है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस, तो एक होती है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, अंदर से बाहर की ओर लगती है। ये मेनली जिन तरह से काम करती हैं उस हिसाब से इसको बांटा गया है। ये किस तरह की अर्थ मूवमेंट्स डेवलप करती हैं उन मूवमेंट के हिसाब से जाना गया है। तो उस हिसाब से ये कैसी मूवमेंट करती हैं, देखो ध्यान से देखो। ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो लिथोस्फेयर है, दैट इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, उन प्लेट्स को मूव करने के लिए रोल प्ले करती हैं, बल लगाती हैं। इन फोर्सेस का जो बल है उन प्लेट्स को मूव करने के कॉन्टेक्स्ट में लगता है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में वो प्लेट्स कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को आकर के सामने से हेड ऑन हेड कोलाइड करती हैं, टकराती हैं। ऐसे आके प्लेट टकराई, ये कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्ज एक दूसरे के साथ। जब कोई भी चीज़, कोई दो चीज़ें, तीन चीज़ें, चार चीज़ें एक पॉइंट पे आके मिलती हैं तो वो क्या होता है? कन्वर्जेंस। आप सब कन्वर्ज करके ना, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, कन्वर्जेंट। ओके। और दूसरी क्या है कि एक दूसरे से प्लेटें दूर जा रही है, डाइवर्जेंट, दूर। ओके, सो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तीसरे में क्या है? ना कन्वर्ज कर रही हैं ना डाइवर्ज कर रही हैं, स्लाइड पास्ट कर रही हैं। ओके, अब ऐसी आवाज़ें करती हैं कि नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन हम समझने के लिए तो कर ही सकते है कि नहीं। जब ये प्लेटें कन्वर्ज करती हैं, कन्वर्ज, तो इनके मार्जिन पे जो मलबा है, माल है, ऐसे मुड़ मड़ जाता है, टूट फूट जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो ये क्या कर देती होंगी? डिस्ट्रक्शन। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज डिस्ट्रक्टिव होती है। क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव। जो भी इनके मार्जिन पे मलबा है, फ्लैट है, जिस भी शेप में है, क्रिपल करके, बकल अप करके उन्हें फोल्ड कर देती हैं। ऐसे चीज़ क्लोज आती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है, देखो फोल्ड हो गई। तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज होती। ये कन्वर्जेंट हैं पर ये डिस्ट्रक्शन करती है। अच्छा, दूसरी वाली क्या? दूर गई। जब ये दूर गई तो फाड़ पड़ा, चीरा, फिशर या कुछ भी, अंदर से निकला मैग्मा, बाहर आया तो हुआ लावा, जम गया, एक नई परत बना दी, नई धरती का निर्माण, नई क्रस्ट बना दी। थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाएगी, उस पर चढ़ के फुटबॉल खेल लिया। अभी नहीं थी वो, नई बन गई। तो ये जो डाइवर्जेंट है ये कंस्ट्रक्शन करती है अर्थ क्रस्ट का। तो ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स होती हैं, द कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। और जो दूसरी वाली है, देखो ऐसे, ये कन्वर्जेंट की तरह कुछ तोड़ नहीं रही, ये डाइवर्जेंट की तरह कुछ बना नहीं रही, ये सिर्फ ऐसे निकल जा रही हैं। जो जैसा है वैसा है, कंजर्व कर रही है। ये कंजर्वेटिव हैं। ये क्या है? कंजर्वेटिव। तो जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में फोल्डिंग होती है, फोल्डेड माउंटेन्स, जैसे डाइवर्जेंट्स में मैग्मा बाहर आता है,
लावा, वोल्केनो, ऐसी चीज़ें होती हैं। ये जो स्लाइड पास्ट कर रही हैं, जो कि कंजर्वेटिव बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे क्या क्रिएट होते हैं? द फॉल्ट्स। यहाँ पे फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं। इनके बीच में देखो एक हल्की सी खाई पैदा हो गई, फॉल्ट है, तो फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, फॉल्टिंग जोन्स होते हैं। ओके, इस तरह की ये देखो प्लेटों की मूवमेंट हो रही है, तो क्या क्या नहीं हो रहा है इससे? सब कुछ तो हो रहा है, आपके सामने ही है। दो प्लेटें आपस में टकराई तो हिमालय बना, है कि नहीं? 1 2 3 आपके ऊपर, आपके सामने, तो आप तो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हो आराम से। क्या पता लगे आपको 3 ब्लॉक्स पे खड़ा है वो आपका ज़मीन। ये सेंटर वाला ब्लॉक खिसक के नीचे आ गया, ये लो, ये खिसक के यहाँ चला गया, आपकी ये सारी ज़मीन भी लटक के नीचे चली जाएगी ना। आपका बॉलर रनिंग करते हुए यहीं गिर गया, निकलेगा नहीं कभी, अब गया, बाय बाय। ये देखो, ये 2 अब पड़ गए पहाड़, तो आप कहें मम्मी वो खाई में गिर गया। हालांकि ये इतना रियल टाइम इवेंट नहीं होते, टाइम लेते हैं भाई, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े रह गए, आप पहाड़ी पे हो, वो खाई में गिर गया। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया कि पहले वाले में तो प्लेट्स टकराई तो फोल्डिंग हो गई, हिमालय बना। दूसरे वाले में क्या हो गया कि कोई एक आधी प्लेट नीचे धंस गई, डाउन थ्रस्टिंग हो गई यहाँ पर, तो ये ब्लॉक्स खड़े हो गए, ये ब्लॉक माउंटेन्स। तो फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, इस तरह से माउंटेन्स बनते हैं अलग अलग तरह के। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? दूसरी चीज़ और है, ये दोनों प्लेटें टकराई, एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। जब ये टकराती हैं, इसके नीचे चली गई ना, जो नीचे चली गई तो डेप्थ में जाकर के पिघल जाएगी, गर्मी बहुत है, ये भी मैग्मा बन जाएगी। और नीचे टब में पहले ही बहुत सा मैग्मा भरा हुआ, नया मैग्मा और आएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर जब भी बनता है तो क्या होता है? फटता है। तो वो मैग्मा कहीं से फट के निकलेगा। तो जहाँ पे प्लेटें टकराई हैं, नीचे जाके मैग्मा बना, यहाँ कहीं देखना, यहाँ कहीं फट के बाहर आएगा। तो एक तो माउंटेन बना दिया फोल्ड वाला, एक माउंटेन बना दिया ब्लॉक वाला, एक माउंटेन एकदम से बन जाता है ऐसे करके, ये वॉल्केनिक हो गया। देखो वॉल्केनो बन गया। तो ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन। सतह कैसे वर्टिकली ऊपर को जा रही है ना, कैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई, कैसे वर्टिकल रिजल्ट आ गए, है कि नहीं? तो इस तरह से चीज़ें एवोल्यूशन लेती हैं। ये है चीज़ों के स्थल आकृतियों के जन्म का पहला कारण। अब इनका विकास करना, इनका डेवलपमेंट करने का जिम्मा दूसरी फोर्स पे आता है। वो इसको कहती है, ये क्या है? एकदम रॉ सी चीज़। जैसे एक रॉ सा चमड़ा दे दो कारीगर को, फिर वो चमड़े को आकार देके जूता बनाएगा, एकदम रॉ पहाड़ है। फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस का काम हो गया। अब ये अर्थ है, अर्थ के बाहर से जो लगेंगी इन आकृतियों पर, इस पहाड़ पर, एक्सो मने बाहर जन्म हुआ है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अपना रोल प्ले करेंगी। और उनमें क्या है? यहाँ पे बादल बना लो मेनली, और बहुत कुछ है, लेकिन बादल यहाँ से बारिश कर रहा है, इतनी तिरछी बारिश। ये तो आदत सन बनाने की पड़ी हुई है, आदत आप बादल बना दिया उसकी जगह पे। एक तो कुछ भी बना सकते हैं हम, बात को समझाने के लिए कुछ भी। अब ये बादल जब बारिशें कर रहा है तो देखो इस पे पानी पड़ रहा है, निरंतर पानी के कारण ये इरोड हो रहा है, उसकी ढलाने ऐसा हो गया देखो। और तुम बातें करते हो कभी ये बड़ा नोकीला था, बड़ा तीखा था, बड़ा तगड़ा था, और अब देखो क्या ही हो गया है। अरावली माउंटेन ऐसा ही हो चुका है। इसके ऊपर से जितना मलबा काटा है इस बरसते पानी ने, नदी बहन के बह गया, अपने साथ ले गया, यहाँ कहीं खड्ड में जाके जमा कर दिया होगा, वहाँ पे मैदान बना दिया। वहाँ कभी मैदान नहीं था, खड्ड थी बड़ी सी, वहाँ मैदान बना दिया। और यहाँ एक अच्छा कॉनिकल माउंटेन था, पूरा तगड़ा बड़ा, और उसको समवट एक माउंड में बदल दिया। माउंटेन माउंड हो गया टीला, और खड्ड जमीन हो गई, मैदान हो गया। ये दोनों काम किसने किए? ये दोनों काम एक्सोजेनेटिक फोर्स ने किए। एंडोजेनेटिक फोर्स ने एक तरफ पहाड़ बनाया, एक तरफ खड्ड बनाई।
डाउन थ्रस्टिंग हुई, एंडोजेनिक फोर्स ने क्या किया, गुरमेहर एक तरफ पहाड़ इंग्लिश में कहते हैं उसको, और दूसरी तरफ क्या बनाया, खड़ बनाई बेटा, डाउन थ्रस्टिंग हुई, और उसको इंग्लिश में कहते हैं खड़ को, नहीं गोर्ज नहीं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में दो टर्म होती है, होस्ट एंड ग्रैबन, तो क्या कहेंगे उसको, ग्रैबन, तो बोलने का, खड़ तो मैंने दे ही दिया वर्ड, यहाँ पे ग्रैबन हो गया, ओके, इट विल ग्रैब एवरीथिंग, तो इट इज माउंटेन, इट इज ग्रैबन, बट इवेंचुअली इट इज माउंड एंड इट इज प्लेन नाउ, दिस इज द ब्यूटी। कैसे कारीगर लगाए हुए हैं प्रकृति ने, प्रकृति के कारीगर 1 मिनट 1 सेकंड की छुट्टी पे नहीं जाते, जमीन के अंदर से ताकतें निकल निकल के दिन रात पहाड़ बना रही हैं, खड्डे बना रही हैं, और जमीन के बाहर की शक्तियां निरंतर उन पहाड़ों को शेप दे रहे हैं और खड्डों को भर रहे हैं, इसे करके ये प्रोसेस 2400 घंटे प्रतिपल चलते ही रहते हैं पृथ्वी पर, स्लो काम करते हैं। तो इन दोनों के द्वारा मिल करके, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा मिल करके इस समय जो आपके सामने का यथार्थ है, जो सत्य है, स्थल आकृतियों के रूप में, लैंडफॉर्म्स के रूप में, इस सत्य को स्थापित करने के लिए इन दो शक्तियों का योगदान है। तो कंटिन्यूसली हर मिनट ये शक्तियां, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अपनी आपसी रिश्ते के द्वारा आपके सामने के यथार्थ रूप में जो सत्य खड़ा है, जो लैंडफॉर्म खड़ा है, उसे जन्म देने में अपना भूमिका, अपना रोल प्ले करती रहती है। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, अब तो आप सारी बात समझ ही गए। आज का हमारा विषय एंडोजेनेटिक फोर्सेस का नहीं है, आज का हमारा विषय एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पे काम करने का है। पहले से जो चीज़ें बनी पड़ी हैं, अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने जो बना दिया है, पहाड़, पठार, खड्डे, कुछ भी, उसको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या कर रही हैं वो बताना है। ओके, पहली बात समझा दी, अब दूसरी बात की तरफ आ रहे हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो करेंगी वो क्या करेंगी, ये पानी क्या था, जियोमॉर्फिक एजेंट, क्योंकि क्या करेगा, जियोमॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी, जियो माने पृथ्वी, और उसके ऊपर के नैंड नक्शों को सेटल करेगा, नैंड नक्श, चौपटा और नैंड नक्श, जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, और वो कर रहे हैं कौन, द एजेंट। एजेंट कौन हुए, जियोमॉर्फिक एजेंट, कौन, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, सी वेव, ग्लेशियर, विंड, से रटो। और कर क्या रहे हैं, एक्शन। कैसे एक्शन, यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म किया, इरोजन, यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म किया, डिपोजिशन। तो ऑलवेज इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज के द्वारा जियोमॉर्फिक एजेंट लैंडफॉर्म्स को जन्म दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं, साइज दे रहे हैं, नेचर और मटेरियल दे रहे हैं। तो कंटिन्यूसली जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं उनका साइज, शेप, नेचर, मटेरियल, फॉर्म बदल रहा है भाई, बदलते जा रहा है। ये किसकी वजह से, जियोमॉर्फिक एजेंट की वजह से। कौन से एक्शन, इरोजन से जुड़े एक्शन, डिपोजिशन से जुड़े हुए एक्शन, और ये सब पार्ट किसका है, प्रोसेस का। कौन सा, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ओके, इतनी बात स्पष्ट। सवाल ये आता है कि बार बार लैंडफॉर्म पे बात हो रही है, तो लैंडफॉर्म क्या होता है, लैंडफॉर्म क्या होता है। ओके, सिंपल जो एनसीईआरटी बताती है कि लैंडफॉर्म क्या होता है, कि आपकी अर्थ सरफेस के, आपकी टोटल अर्थ सरफेस, अश्मीत कम फॉरवर्ड, अश्मीत को आगे आने दो, ठीक है, यहाँ कुर्सी लगाओ इनकी, नहीं यहाँ सामने मेरे। आपकी जो अर्थ का सरफेस है, द होल सरफेस, उस पे जो स्मॉल और मीडियम साइज के ट्रैक्ट हैं, द पार्सल ऑफ द लैंड, द होल लैंड, फ्रॉम देयर और फ्रॉम दैट द स्मॉल एंड मीडियम साइज पार्सल्स ऑफ लैंड, द ट्रैक्ट ऑफ लैंड्स, they are landforms, they are landforms। ओके, अच्छा, लैंडफॉर्म्स को ही कनेक्ट कर दो तो लार्ज साइज का पार्सल, लार्ज साइज का ट्रैक्ट हो गया, इट इज लैंडस्केप। एक वर्ड है लैंडफॉर्म, एक वर्ड है लैंडस्केप, ये दो वर्ड, लैंडफॉर्म, लैंडस्केप, इन सब का उत्तरदायित्व किस पर है, ये सब किसके नतीजे से आएंगे, तब से बार बार समझा रहा हूँ, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस।
जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के तहत सारा एक्शन एक्टिविटी करने का जिम्मा किनका? जियोमॉर्फिक एजेंट है। जियोमॉर्फिक एजेंटों में तूती किसकी बोल रही है? बोलबाला किसका है पूरी पृथ्वी को आकार देने में? अधिकतम बादशाह कौन है? रनिंग वाटर। रनिंग वाटर ये सब कर करके जब चीजों को जन्म दे रहा है तो वो प्रोसेस क्या कहला रहे हैं? फ्लूवियल। और वो लैंडफॉर्म क्या कहलाएंगे? फ्लूवियल, द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। और फ्लूवियल के तहत अल्टीमेटली ये सब होगा तो ये एक साइकिल है। इट इज अ साइकिल, जन्म मृत्यु का साइकिल, चक्र है ये। और इस चक्र को किन चरणों से गुजरना होगा? किन स्टेजेस, फेजेस, एजेस से गुजरना होगा? यूथ, मैच्योर, ओल्ड। यूथ, मैच्योर और ओल्ड। और इसके तहत घटनाक्रम जो हो रहा है वो सारा किस प्रक्रिया पर है? इरोजन। तो इसको हम फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। इसको क्या हम सिंपली साइकिल ऑफ इरोजन कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे पढ़ोगे, फ्लूवियल साइकिल ऑफ लैंडफॉर्म, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन। इन सब का काम आपको एक ही बात समझाना है कि कैसे फेज्ड मैनर में या स्टेज्ड मैनर में साइकिल है एक जो वर्क करता है एक लैंडफॉर्म को अलग अलग शेप, साइज, फॉर्म, मटेरियल और नेचर प्रदान करने में, जन्म से मृत्यु तक। जन्म ही मृत्यु को जाएगा और हर मृत्यु जन्म को पाने वाली है। ओके? और इन सब स्टेजेस के दौरान अलग अलग घटनाएं होती हैं जिनसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स पैदा होंगे। एक लैंडफॉर्म है पूरा का पूरा रिवर से जुड़ा और उसकी अलग अलग स्टेजेस से जुड़ी हुई अलग अलग छोटी छोटी लैंडफॉर्म्स। ओके? जैसे आपके मन में एक बात आई कि मुझे इंडिया में पूरा जो गंगा रिवर बेसिन है, गंगा रिवर बेसिन का लैंडफॉर्म समझाइए। तो पहले तो आपने बड़ी सी टर्म कह दी, गंगा रिवर बेसिन लैंडफॉर्म। समझाऊंगा। गंगा यहां पर भारत में पहाड़ों से भी उतर रही है। तो उसी गंगा में तेज झरने बनते हैं, वाटरफॉल, रैपिड्स बनते हैं। उसी गंगा में कई गॉर्जेस और कैनियंस बनते हैं। वही गंगा आगे आकर के एलुवियल फैन, एलुवियल कोन बनाती है। वही गंगा आगे आकर के मैदानी इलाकों में, गंगा के मैदानों में बलखाती है, मियंडर करती है। और वही गंगा आगे जाकर के सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए अपने आप को कई भागों में बांट के ब्रेडेड हो जाती है। तो कुल मिला के जब मैं आपको एक गंगा का लैंडफॉर्म पढ़ाता हूँ, उसमें गंगा की अलग अलग स्टेजेस से जुड़े हुए कई लैंडफॉर्म्स पढ़ाता हूँ। क्योंकि गंगा पहाड़ों में है, पर्वतों में है, तो यूथफुल एजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। गंगा पहाड़ों से उतर करके मैदानों के एक अंग तक बहते हुए मैच्योर एजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। गंगा उन मैदानों से अपने मुहाने तक, यानी कि अपने माउथ तक, सागर से मिलने जब जा रही है वहां तक थर्ड स्टेज को, ओल्ड एज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक गंगा को अगर पूरा देख लूं तो वो एक बड़े लैंडफॉर्म के एवोल्यूशन में तीनों स्टेजेस को एक भारत में ही रह के एक ही समय में देख सकते हो। दिख रहा है? ओके? ये ऐसा है, तीनों स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन स्टेजेस के दौरान हर स्टेज में पहाड़ों में, मैदानों में और तटीय इलाकों के नज़दीक जाकर के अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं। उनके मैंने कुछ प्रोसेस हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ लैंडफॉर्म्स के नाम हैं। हम वो साइकिल ऑफ इरोजन या फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन या फ्लूवियल साइकिल ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके तहत ये टर्म्स आनी है। हमने अप्रोच अपनाई है पहले टर्म्स को पढ़ने की। हम पहले टर्म्स क्लियर करेंगे, हम तब आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ओके? टर्म्स की में ही मैंने सारा समझा देना है, फिर तो स्टेजेस ही पढ़ने रह जाएंगे, फ्लो ही रह जाएगा, आपको दिक्कत लेने की कोई बात ही नहीं है। कुल मिला के अभी तक जो समझा वो ये कि आप जिस धरती पे रहते हो, आप अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स देखते हो। कभी आप प्लेच्यूज देखते हो, कभी आप माउंट देखते हो, कभी आप माउंटेन देखते हो, कभी आप हिल्स देखते हो, कभी आप स्वैम्स और मार्शेस देखते हो जिनमें पानी भरा हुआ है ना, कभी आप वैलीज देखते हो,
वैलीज ऐसी भी होती हैं, वैलीज ऐसी भी होती हैं, वैलीज ऐसी भी होती हैं, घाटियाँ, ये सब आपके सामने है। कभी आप नदियाँ ऐसे देखते हो, कभी नदी ऐसी भी देखते हो, ये भी आपके सामने है। कभी नदियों के किनारे बड़े बड़े किनारे देखते हो, ऊंचे ऊंचे, कभी छोटे छोटे बैंक देखते हो, किनारे बने ही नहीं उतने बड़े बड़े। ये सब आप अलग अलग स्थलाकृतियाँ देखते हो, वो सब हमें यहाँ पर समझना है। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलें। तो सबसे पहले एक टर्म है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, क्योंकि लैंडफॉर्म्स को जन्म देने का काम यहाँ पर, जन्म देने का काम मतलब लैंडफॉर्म्स को आकार देने का काम, विकास देने का काम, उनका स्वरूप देने का काम नदी करेगी। नदी का मतलब बहता पानी, नदी का मतलब बहता पानी, रनिंग वाटर। और यहाँ पर हम उसे रिवर की संज्ञा दें उससे पहले हम टर्म यूज कर रहे हैं स्ट्रीम्स। हमने स्ट्रीम्स वर्ड यूज किया। ओके, तो टर्म आई कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, ये टर्म आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स या कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स टर्म सुनने को मिलेगी। क्या है ये? सपोज कीजिए कि एक लैंड है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दिस इज द लैंड, नाउ दिस इज द स्लोप ऑफ द लैंड। पानी यहां से यहां बहेगा, हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक जाता है, दिस इज द स्लोप। जिस तरफ स्लोप है, जिस तरफ की ढलान है, नदी भी जब उसी तरफ को बहती है, द फ्लो ऑफ रिवर इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। द फ्लो ऑफ रिवर इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप। ढलान जिधर को है उधर को ही फ्लो है। दैट रिवर इज कॉन्सिक्वेंट रिवर, दैट रिवर इज कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। जैसे इस केस में ये नदी का पॉइंट ए नदी का सोर्स है, तो नदी का जहाँ से उद्गम होता है, नदी जहाँ से जन्म लेती है, वो क्या कहलाता है? सोर्स। ओके, यहाँ से नदी आई और इस तरह से ये है बी पॉइंट, नदी का माउथ, और ये है फ्लो। जनरल स्लोप क्या है? दिस इज जनरल स्लोप, और यही है रिवर का फ्लो, तो दिस इज कॉन्सिक्वेंट रिवर। ओके, सपोज कीजिए कि इसकी सहायक नदियों ने आके इसे इधर उधर से लपटा पकड़ा, तो इसको मैं सिंपल करने के लिए ऐसा कह दूं, ये नॉर्थ तो ये साउथ, तो इस केस में फ्लो नॉर्थ टू साउथ है। तो एक रिवर ने आके इसको इधर से इस तरह से पकड़ा, ये दीजिए, एक ने ये यहाँ से ये लीजिए, तो ये तो फिर ईस्ट से आ रही है वेस्ट की ओर, ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंट है, तो ये सब सीक्वेंट है। ये कौन है? सबसीक्वेंट रिवर्स। ये वेस्ट से ईस्ट की ओर, ये सारी क्या है? सब सीक्वेंट। तो कॉन्सिक्वेंट और ये दोनों सब सीक्वेंट, ठीक है, सब सीक्वेंट रिवर्स। अब नॉर्थ टू साउथ फ्लो है स्लोप का, ए से बी ये नदी भी बह रही थी, ये कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये सब सीक्वेंट रिवर्स थी। अब कुछ और भी नदियां हैं इसी पूरे के पूरे रीजन में, लेकिन जो मेन रिवर है वो तो कॉन्सिक्वेंट हो गई, उनकी स्लोप डायरेक्शन भी वही वाली है, बट वो सबसीक्वेंट नदियों में आकर के मिल रही हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक नदी है, वो ऐसे आके यहाँ पे मिली, ये देखो, ये पॉइंट है इसका, सी से डी, तो ये भी नॉर्थ टू साउथ ही गई है। ये कौन हो गई? ये रीसीक्वेंट, ये कौन है? रीसीक्वेंट रिवर, ठीक है। और कुछ नदियाँ
जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में स्लोप था, ये नदियाँ साउथ से नॉर्थ ऐसे जाके फ्लो कर रही। ओके, तो ये क्या हो गई? ऑफ सीक्वेंट। कौन सी है? ऑफ सीक्वेंट। तो कॉन्सीक्वेंट, सब सीक्वेंट, रीसीक्वेंट, ऑफ सीक्वेंट, ऐसे नाम आपको दिखेंगे। जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो तब इतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं रहेगा भाई, तब तो उसमें ध्यान देना होगा ना। तो ये टर्म तब दिमाग में दौड़नी चाहिए घोड़े की तरह, इसके लिए समझा रहा हूँ। ओके, रिपीट कर मेरे बच्चे। जो जनरल स्लोप है सरफेस का, उसी स्लोप की डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है, तो क्या है? ठीक है, उसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर नहीं, स्लोप के ऑपोजिट जा रही है जो, वो ऑफ सीक्वेंट। अच्छे से प्रोसेस कर लेना, ठीक है? ठीक है गबरू, हम ठीक है इतने? चलो, फर्स्ट टर्म क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज द हेडवर्ड इरोजन। एक बार ये नक्शे पे भी दिखा दे थोड़ा सा आपको। ओके, देखिए इमेज डाउनलोड करते हैं। चलिए इस इमेज को देखिए आप। देखिए सबसे पहले तो आपने देख लिया स्लोप, ढलान देख लिया आपने। आपको कोई दिक्कत तो नहीं इस ढलान से? ये ढलानें भी पढ़नी है हमें, ये भी पढ़ानी पड़ेंगे मुझे आपको। तो ढलान के साथ जो पहले तो जा रही है नदी, कौन सी है? कॉन्सीक्वेंट रिवर। ये देखिए नाम कॉन्सीक्वेंट। ओके, अच्छा, इधर से जो आई देखिए ये सबसीक्वेंट रिवर है। अच्छा, ढलान वाली साइड में सबसीक्वेंट में आके ये मिली दो, ये देखिए रीसीक्वेंट है। और ढलान से उलट दिशा में देखिए जो जा रही हैं, ये देखिए ऑफ सीक्वेंट। ठीक है, अब आपको खाली एरो उरो बना के दे दिया जाए और नामकरण करने को कहा जाए तो कर ही लेंगे आप लोग। आज के बाद नामकरण हो गया, लीजिए, बस इतना ही है। यही थ्योरी तो आपको मैं भेज ही देता हूँ ई नोट्स के नाम से। चले आगे, नेक्स्ट है हेडवर्ड इरोजन। एक नदी बह रही है, तो मुझे आप एक बात बताओ, सबसे पहले नदी पहाड़ से, तो नदी ऐसे सोचा करो ये ढलान से बह रही है, चोटी से, ठीक है? अब पहाड़ तो उधर भी होगा इधर भी ना, 3D है, बाहें मेरी कैसी हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकता चारों तरफ, इमेजिन करो बस। तो ऐसे पहाड़ है, पहले यहाँ से बह रही ऐसे, दूसरे केस में ऐसे बह रही, तीसरे केस में ऐसे। ज़्यादा तेज गति से कब बहेगी? इसमें कि इसमें सब जानते हो तुम लोग। यहाँ पे बहुत तेज बहने वाली है। इसका जवाब ये है कि रिवर का यहाँ पे जो कोर्स है उसका ग्रेडियंट, स्लोप का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। इसका जो रिवर का जो सरफेस है जिस पे वो फ्लो कर रही है कोर्स का, उसकी स्लोप बहुत ही स्टीप है। ओके, तो ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ही स्टीप है, तीखी, ढलान बहुत ही तीखी, और इसकी वजह से जो रिवर का फ्लो है उसकी फ्लो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ, तो हाइट तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, और ये देखो ढलान तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा। हाइट पोटेंशियल एनर्जी, ढलान काइनेटिक एनर्जी जो कि हाइट के कारण पोटेंशियल, एनर्जी जो मोशन के कारण काइनेटिक। तो ढलान जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा मोशन वेलोसिटी। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जब नदी पहाड़ों पे होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों बहुत ज़्यादा होती है जब नदी पहाड़ों पर होती है। ऐसे में नदी के पानी का वेग बहुत तेज होता है, बहाव बहुत तेज होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़बरदस्त ताकत होती है उसमें सामने आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को फाड़ देने की। समझ में आई? अभी नदी उतनी चौड़ी नहीं होती है,
नैरो, उसका चैनल उसका क्या होता है, बिल्कुल नैरो, लेकिन ढलान बहुत ज़्यादा होती है। उसका वेग, उसका जितना भी वॉल्यूम है पानी का, वो सीमित दायरे में ही आगे की ओर कंसंट्रेटेड रहता है। शक्ति सारी केंद्र में रहती है, आगे की दिशा में। इसके लिए आगे बड़ी से बड़ी चट्टानें आए, उन्हें काटते जाता है। तो इसका मतलब नदी जब पहाड़ों पे होती है, तीखी ढलानों पे होती है, नदी जब तीखी ढलानों पे होती है, तो नदी संकरे रास्ते से गुजरते हुए, नैरो चैनल में बहते हुए, ऊंचे से नीचे की ओर आते हुए, ढलान पे, बहुत तीखी ढलान पे और तीव्र गति हासिल करके सामने की ओर पत्थरों को, चट्टानों को काटते हुए जब बढ़ती है, तो नदी अपने कोर्स को लेंथन करती है। नदी अपनी वैली को लेंथन करती है। वैली लेंथनिंग कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? वैली लेंथनिंग। और ये कैसे करती है? नदी जब बह रही है तो कोई चीज़ आ रही है, इसको नदी समझो, नदी आ रही है, ये इसका हेड है, हेड के सामने आया, ये फाड़ दिया। हेडवर्ड कटाई करना, हेडवर्ड इरोजन। नदी आगे की ओर काटते हुए निकलती है, इसको हेडवर्ड इरोजन कहते हैं। हेडवर्ड इरोजन जिम्मेदार है नदी को लंबाई देने में। रिवर प्रोफाइल लेंथन होती है, वैली लंबी होती है, तो इसको वैली लेंथनिंग से जोड़ते हैं। इसको कहते हैं हेडवर्ड इरोजन। विच इरोजन? हेडवर्ड इरोजन। मतलब आपके सामने एक सैंड बेड है, सैंड बेड पे आप अपनी 2 उंगलियों से लकीर खींच रहे हो, आप लकीर लंबी कर रहे हो, अभी चौड़ी नहीं कर रहे हो, लंबी कर रहे हो, हेडवर्ड। तो जैसे आप अपनी 2 उंगलियों के ऐसे लेते जाएंगे, उंगलियों के आगे जो रेत है वो आधी इधर आधी इधर होती जाएगी। हेड पे जो टकरा रहा है वो साइड हटते जा रहा है, हेडवर्ड इरोजन। जैसे ड्रिल मशीन, बड़ी बड़ी ड्रिलें पहाड़ों में टनल करने के लिए पहाड़ काट देती है फ्रंट से, ऐसा हेडवर्ड इरोजन करती है। ये नदी पहाड़ों पे करती है, तीखी तीखी ढलानों पे करती है, तभी तो कर पाती है। ओके, इसको हेडवर्ड इरोजन बोलते हैं। असल में ज़िंदगी की शुरुआत नदी की कैसे होती है जानते हो? नदी क्या करती है? नदी सिंपली ये काम करती है कि सबसे पहले तो ऐसे सरफेस है, ऐसे पूरा सरफेस है। जैसे कई वाटर पार्क है, वंडरलैंड और बाकी सब में एक ढलान रहती है, एक ढलान में से एक कर्टेन की तरह एक पर्दा नुमा पानी आ रहा है, स्लोप है, पत्थर ब्राउन कलर का, और उसके ऊपर से एक झालर की तरह पानी ऐसे आ रहा है ना, सारा सरफेस कवर किया उस पानी ने। इस तरह से पहले शुरुआत में एकदम ऐसा होता है कि एकदम पानी बह रहा है, ऐसा करके शीट बनी है, शीट। शुरुआत देखो कैसे होगी, इसी में से इस पूरे फ्लैट सरफेस से जब पानी ऐसे बह रहा है, बराबर सा पानी, कहीं पे शुरुआती इरोजन होगी तो हल्की हल्की स्टार्टिंग की क्या बनेगी? द रलीज, स्टार्टिंग वाली हल्की हल्की धारियां, धीरे धीरे वो डीप होंगी, डीप और लंबी, तो क्या बदल जाएंगी? गलीज। किस में बदल जाएंगी? गलीज। अब जो गली ज़्यादा कामयाब हो रही है, साइडों का पानी भी उसी में घुसेगा। अब धीरे धीरे वो डीप और लेंथन होगी, ये बन जाएगा द कोर्स, द चैनल। रली गली कोर्स ऐसे होता है। पहले तो पानी ऐसे ही बह रहा है, कहीं पर रलियां बनेंगी, फिर वहाँ पे बनेंगी गलियां, और फिर तेरी गलियां, उन्हीं में जाएंगी किश्तियाँ, नदियाँ बनेंगी, तो वहाँ पे बनेंगे द चैनल, द रिवर कोर्स। और क्योंकि फिर इधर उधर का पानी सारा उधर की ढलान पे, पहाड़ की इधर की ढलान पे पानी झर इसी कोर्स में, इधर की पहाड़ पहाड़ का पानी इसी कोर्स में, सारा कोर्स पानी भर भर के सारा काट देगा। पहाड़ को पहान कह दिया है, किसी को पता नहीं क्या ही सुन गया। लोग मज़े बहुत लेते। बात समझ में आ रही है? ज्योग्राफी क्लियर हो रही ना? ऑफिसर बनने के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ऑफिसर बनने के लिए, ज्योग्राफर बनने के लिए नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल